तौसीफ साइंस क्लासेस से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएँ एवं यूट्यूब पे देख रहे हैं पूरे बिहार बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का फिर से आज तौसीफ साइंस क्लासेस पे स्वागत है। तौसीफ साइंस क्लासेस पे अभी स्टार्ट है 9th क्लास NCERT बायोलॉजी। अभी हम लोग पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई जिसे कोशिका कहते हैं वो चल रहा है, समझिए खत्म होने के कगार पे है। बस 1-2 टॉपिक के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आज फिर रेगुलर करते हैं और आप सबको रिदम में लाने के लिए फिर से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे रसधानियाँ। आज हम क्या पढ़ेंगे बाबू? रसधानियाँ। आप सब लोग जानते हैं कि तौसीफ सर हंसा खिला के पढ़ा रहे हैं और सब लोग पढ़ भी रहे हैं अच्छे से, तो इसलिए रसधानी, चलिए बाबू रसधानी स्टार्ट करते हैं। रसधानी किसे कहते हैं? रसधानी है क्या? रसधानी में क्या क्या चीज़ होती है? रसधानी किससे बनी होती है? ये सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ेंगे रसधानी चारों ओर एक झिल्ली से घिरी रहती है। रसधानी, जैसे अगर ये रसधानी है, ये रसधानी, तो इसके चारों ओर एक झिल्ली से घिरी रहती है। झिल्ली हो गया रसधानी का। ये क्या गया बाबू? तो ये झिल्ली हो गया रसधानी की। ऐसा डायग्राम रहेगा, ये बता रहा हूँ कि बीच में रसधानी है, इसके चारों ओर ये झिल्ली सब घिरा हुआ है। क्या है ये सब? ये एक झिल्ली से घिरी रहती है रसधानी। क्या है कि झिल्ली से घिरी रहती है। रसधानी के भीतर ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे होते हैं। जैसे ये रसधानी है, इसके अंदर ठोस पदार्थ भी रहते हैं। क्या रहता है बाबू? ठोस पदार्थ भी और तरल पदार्थ भी रहता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या रहता है बाबू? ठोस पदार्थ भी रहता है। और इसको समझो ठोस मान लो, इसको ठोस, और ये छोटा वाला को तरल मानो। क्या मानोगे बाबू? तरल। तो कहता है रसधानी चारों ओर एक झिल्ली से घिरी रहती है। ये हो गया, ये झिल्ली हो गया रसधानी, बीच में रसधानी हो गया। कहता है चारों ओर झिल्ली से घिरी रहती है। फिर आगे कहता है कि रसधानी के भीतर, इसके भीतर, ये रसधानी है, इसके भीतर ठोस, क्या है बाबू? ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे होते हैं। ठोस अथवा ये तरल पदार्थ भरे होते हैं। फिर आगे देखिए क्या कहता है कि जंतु कोशिका से रसधानी छोटा होता है। आप बताओ बाबू, हम बताए थे आपको कोशिका के 2 भाग, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका में जैसे पेड़ पौधा का हम अध्ययन करते हैं, जंतु कोशिका में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। तो जंतु कोशिका का अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, पादप कोशिका का थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। पढ़ते चलिए, एकदम पीछे का भी आपका रिवीजन होता रहेगा। तो ये कहता है कि जंतु कोशिका में रसधानी छोटा होता है। आप बताओ बाबू, कह दिया कि जंतु कोशिका में क्या होगा? छोटा होगा, जबकि पादप कोशिका में रसधानी बड़ा होगा। जबकि पादप कोशिका में क्या होगा? बड़ा होगा। आप बताओ बाबू, अब हम लोग ये लाइन को अच्छे से जानेंगे। जंतु कोशिका कहता है कि जंतु कोशिका में रसधानी छोटा होता है। ये हमारा बॉडी है, ये छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ का कोशिका देखिए, इतना बड़ा, तब हाथ में ना, इसलिए कहा था कि जंतु कोशिका से रसधानी छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका से रसधानी बड़ा होता है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य जल का संतुलन करना। इसका मुख्य कार्य जल का संतुलन करना है। रसधानी का मुख्य कार्य क्या है बाबू? तो जल का संतुलन करना, यानी बैलेंस करना। जल का, जैसे ये है संतुलन करना, ऐसे नहीं हुआ, ये बराबर, मतलब संतुलन करके रखना। इसमें भी 5 तो इसमें भी 5 या 4 के करीब रहेगा, तो ये संतुलन हुआ। इसलिए दोस्तों कहा गया कि संतुलन करके रखता है किसको? तो जल को। किसको रखता है? O2 को, यानी जल को संतुलन करके रखता है। कौन? रसधानियाँ। ठीक। अब बाबू, अब जान गए कि रसधानी चारों ओर एक झिल्ली से घिरी रहती है। देखिए इसी डायग्राम में बता देते हैं। रसधानी चारों ओर एक झिल्ली से घिरी रहती है। रसधानी के अंदर एक ठोस और एक तरल पदार्थ पाया जाता है। एक ठोस और एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इसमें जंतु कोशिका छोटा होता है, इसमें पादप कोशिका बड़ा होता है। जंतु कोशिका छोटा हुआ, पादप कोशिका बड़ा होता है।
तथा यह जल का संतुलन करता है। राजधानी क्या करता है बाबू? जल का संतुलन करता है। ठीक, राजधानी जान के अब हम जानेंगे कि जितना पढ़े हैं हम कोशिकांग, उस कोशिकांग के प्रमुख रचनाएं एवं कार्य, यानी उसको छोटा फॉर्म में ला दिए। पूरे इतना बड़ा बड़ा जो आप पढ़े हैं लाइनिंग ऑफ कॉपी, उसको हम छोटा रूप में ला के आपको बता रहे हैं कि प्रमुख कोशिकाएं के रचनाएं एवं कार्य, ये रचनाएं हैं एवं उनके कार्य। तो पहले पढ़े थे हम लोग कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की रचना देखिए क्या है, इधर से देखिए। कोशिका भित्ति की रचना क्या बाबू? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना। कोशिका भित्ति क्या करती है? निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का काम है कि कोशिका का एक निश्चित आकार देना। कोशिका का क्या करता है? एक निश्चित आकार देता है, यानी निश्चित शेप देता है, और उसका सुरक्षा, और कोशिका को वह सुरक्षा प्रदान करता है और सहारा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति का काम सिर्फ इतना ही है कि कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करना और उसका स्ट्रक्चर, आकार, शेप प्रदान करना। दूसरा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है बाबू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या है? एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों का अभिगमन पर नियंत्रण रहता है। मतलब एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, यानी ये कोशिका एक हो गया, ये कोशिका दो हो गया, इस कोशिका से इस कोशिका में कहता है कि आने जाने के आगमन पर वो नियंत्रण करता है। अगर ये कोशिका एक हुआ, एक कोशिका ये, इस कोशिका से इस कोशिका में चल गया तो इस पर नियंत्रण करता है कौन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नियंत्रण होता है इस पर। ठीक, अंतःपर्दवी जलिका क्या होता है? कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार, आंतरिक कोशिकीय परिवहन, यानी कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करता कौन? अंतःपर्दवी जलिका है। ठीक, उसके बाद है लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत है, अभी बहुत है, 12 गो 13 गो है। अभी आप सब लोग ये इसमें का लास्ट समझिए, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। बोर्ड छोटा है इसीलिए हम लोग छोटे तरीके से पढ़ा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय शोषण के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिकीय शोषण के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। दोस्तों क्वेश्चन है, आपको आगे जाइएगा तो आपको 9th के क्वेश्चन मिलेगा कि कोशिकीय शोषण के सक्रिय स्थल का निर्माण कौन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा निर्माण किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। सब क्वेश्चन है, आगे जाइए ना, 2 नंबरी का क्वेश्चन पूछता है में। चलिए बाबू आप सब उतारिए, राजधानियां और रचनाएं, प्रमुख कार्य कोशिकांग के बताएं। आप लोग उतारिए पहले इसको, अच्छे से उतारिए। आइए सभी छात्र छात्राएं, हम लोग कोशिका के रचनाएं एवं उनके कार्य के बारे में जान रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़े थे, फिर उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्जी काय क्या है। सबका भी छोटा फॉर्म बता रहे हैं, सिर्फ छोटा फॉर्म। इतना बड़ा बड़ा तो मैं लिखा दिया हूँ, सिर्फ इतना बड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि इससे याद रहे आपके माइंड में। माइंड मैप इसको कह लीजिए, इसको क्या कह लीजिए आप? माइंड मैप। सिर्फ दिमाग में रखना है इस चीज को। चलिए, गोल्जी काय का कार्य क्या होता है? विशिष्ट पदार्थों का स्वतंत्र एवं चयन और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायक होना। शत्रुआन और संचयन और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायक होना किसका? गोल्जी काय का काम है। राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का काम है बाबू प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल। प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को बाबू क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार भी कहा जाता है। भंडारा, हाइड्रोलिटिक क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडारण भी कहा जाता है इसे। भंडारा कहा है ना, देखता गांव में चलता रहता भंडारा, चलते रहता, खाते जाता आदमी, चलते रहता खाते जाता, वही ये कहानी है इसका। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडारा है। फिर सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है बाबू। सेंट्रोसोम क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। फिर हरित लवक।
हरित लवक है मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल, प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल, यानी मंड संश्लेषण के भी सक्रिय स्थल में ये रहता है, कार्य करता है, और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल में भी कार्य करता है। फिर है वर्णी लवक। वर्णी लवक मीन्स होता है कि फूलों, फलों और सब्जियों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन? तो वर्णी लवक से ही हम कलर का पता करते हैं। तो ये कहता है फूल, फल और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है वर्णी लवक। अवर्णी लवक है खाद्य संग्रह में सहायक होता है। खाद्य संग्रह में सहायक कौन होता है? तो अवर्णी लवक। फिर है केंद्रक। केंद्रक है बाबू कोशिका को उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक। केंद्रक क्या है बाबू? तो कोशिका को उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक। फिर क्या है बाबू? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? तो जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण है। क्या है? जीन गुणसूत्र क्रोमोसोम कहा था, जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण। बाबू ये हम कोशिकांग का रचना और कार्य के बारे में बताया, ये शॉर्ट ट्रिक, माइंड मैप ट्रिक बताया हूँ। आप सब लोग इसको पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक फिर चलेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के बारे में बताएंगे। पहले इसको आप लोग नोट डाउन करें कॉपी पे, उसके बाद पादप कोशिका। आइए सभी छात्र छात्राएं, जैसा हम बताए थे कि आपको बताऊंगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ये क्या है? पादप कोशिका और यहाँ पर लिख देते क्या, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर ही है। मैं बताया था कि आप सब लोग को कि कोशिकांग के बारे में पढ़ लिए हैं, बहुत हद तक हम पढ़ लिए कोशिकांग के बारे में, बहुत चीज़ पता चल गया है। पादप कोशिका में पहले भी बताया था, जंतु कोशिका भी मैं पहले बताया था। पादप कोशिका की खोज किसने की थी? थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने। जंतु कोशिका की खोज किसने की थी? तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। पादप कोशिका किसे कहते हैं? तो पौधे को पादप कोशिका कहते हैं। पौधे में पाए जाने वाले कोशिका को पादप कोशिका, जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका में देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। क्या होती है? पादप कोशिका इस कोशिका से बड़ी होती है, यानी जंतु कोशिका से बड़ी होती है, तो जंतु कोशिका क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो जब कहा गया कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, तो जंतु कोशिका क्या हो जाएगा? साधारणतः छोटा हो जाएगा। तो कह दिया है वहाँ, क्या कहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, तो जंतु कोशिका छोटी होगी। फिर दूसरा कहा गया कि कोशिका का नियमित आकार होता है। पादप कोशिका में कहा गया कि बाबू पादप कोशिका में कोशिका का आकार नियमित होगा, यानी उसका आकार होगा, लेकिन जंतु कोशिका में अनियमित आकार होगा। जंतु कोशिका में आकार नहीं होगा। जैसे मार्कर का आकार है, मार्कर का आकार है ना, इतना ही बड़ा मार्कर बनता है, इसका हाइट सब चीज नाप सकते हैं। तो कहता है कोशिका का नियमित आकार होते हैं, यानी पादप कोशिका में आकार होता है, कोशिका का आकार नियमित होता है, जबकि जंतु कोशिका में आकार नियमित नहीं होता है। चलो बाबू, फिर तीसरा कहा गया कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। आप देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो उसको कुछ हो कर सकता हो। जैसे ये पादप कोशिका है, समझ लो ये पादप कोशिका, ये पेड़ पौधा है, इसको मारो, देखो मारिए आप, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, इसी पे आपको चोट लगेगा। इसका पादप कोशिका के ऊपर जो लेयर होता है, कहा गया है कि पादप कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति। अब ये पेड़ है, इसके ऊपर कोशिका भित्ति है, तो मारो ना, तुम्हारे अपने हाथ पे कोशिका तुम्हारा डेड हो जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी कोशिका के। और इसमें कोशिका भित्ति होता है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जैसे इससे इसी में मारे यहाँ का सेल हमारा मर गया, तो ये कोशिका पादप कोशिका है, इस पे हम जितना मार रहे हैं ना, तो ये मेरा सेल मर रहा है। क्या हो रहा है बाबू? यहाँ का सेल डेड हो रहा है। इस पे तो कोशिका भित्ति के परत है, इसको रोक लेता है, समझ गए? तो इसीलिए कहा गया कोशिका भित्ति उपस्थित है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है। कोशिका में बड़ी रसधानी होती है। कोशिका में क्या होती है बाबू? पादप कोशिका में
कोशिका में, पादप कोशिका में बड़ी रसधानी होती है। पादप कोशिका में क्या होती है बाबू? बड़ी रसधानी होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रसधानियां होती भी है और नहीं भी होती है। छोटी छोटी रसधानियां होती भी है और नहीं भी होती है, किसमें? जंतु कोशिका में। लेकिन पादप कोशिका में बड़ी रसधानियां होते ही है। इसमें लवक उपस्थित होता है, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है, तभी हम पेड़ पौधा का रंग हरा, नीला, गुलाबी जैसा हो, फल फूल का रंग भी इसी से होता है। वर्णक के कारण लवक है, लवक उपस्थित होता है पेड़ पौधा में लवक उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, हम बताए थे आपको। पादप कोशिका का आकार कैसा हो? चौकोर होता है, समझिए। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? चौकोर होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार गोलाकार होता है। जबकि जंतु कोशिका का आकार क्या होता है बाबू? गोलाकार होता है। आप लोग कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति अनुपस्थित नहीं समझ गए ना अच्छे से? ये पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर से एक कोशिका भित्ति देखते होइएगा, पेड़ को आप काटते तो ऊपर से पपड़ी छाल जैसा निकलता होगा, निकलता है कि नहीं? तो समझिए वो कोशिका भित्ति मानिए। और जंतु कोशिका, इधर मेरा हाथ होती है, ये सब जंतु कोशिका का है बना हुआ, छोटे छोटे सेल से, कोशिका से मिलकर बना हाथ। अब इससे इस पे वार करेंगे तो यहाँ का सेल है ना, यहाँ पर जो परत पर पड़ रहा है चोट, ये सेल सब डेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति है लगा हुआ। पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति है ही नहीं, इसमें कोई है, कुछ है इस पे परत? कुछ नहीं परत है, तो यहाँ कोशिका डेड हो जाएगी। तो बाबू आप सबको हम बताएं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है, इसको VVI लगा लो, समझे? पढ़िए एकदम मस्त से। आइए हम सब लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख लिए और आसान भाषा में समझ भी गए। मुझे जवाने पर याद होगा आप सबको पादप कोशिका, जंतु कोशिका। अब हम लोग गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है इंग्लिश में, इसको क्या लिख दिए सर? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। अब बताइए गुणसूत्र। कोशिका के अंदर, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। कोशिका के अंदर, ये कोशिका है, उसके अंदर महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। देखिए बाबू, ये गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र में ये आपका DNA RNA हो गया, RNA के बाद ये जीन हो गया। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये फिगर नहीं, ये स्ट्रक्चर से एक माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको क्या है। ये देखिए, ये बाहरी परत वाला ये गुणसूत्र हो गया। गुणसूत्र में ही, इसी में ये जीन, ये DNA है, इसी DNA में ये जीन है। तो सबसे पहले आप गुणसूत्र देखें, गुणसूत्र के अंदर DNA RNA देखें, RNA के अंदर जीन देखें। तो वही कहा था कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। ये है जो दिखते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद कहता है कि गुणसूत्र। अब वो गुणसूत्र के हम 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं गुणसूत्र को? 3 भागों में बांटे हैं। कोई पूछेगा आपको गुणसूत्र के कितने प्रकार, तो करना 3 प्रकार। कौन कौन? तो पहला हो गया पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा क्रोमैटिड्स। गुणसूत्र के 3 प्रकार, पहला पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा क्रोमैटिड्स। ठीक बाबू, 3 प्रकार गुणसूत्र के देख लिए। अब हम देखते हैं कि गुणसूत्र में आपके बुक में, आप जब भारतीय भवन किताब खोलेंगे, NCERT खोलेंगे, तो आपके बुक में 5 तरह के गुण, मतलब 5 जानवर के बारे में बताया गया कि गुणसूत्र इसमें पाया जाता है। कितना कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 5 के बारे में बताया गया, 5 को नाम दिया गया। तो हम उसी 5 के बारे में जानेंगे। लेकिन पेलिकल किसे कहते हैं? कहता है कि गुणसूत्र का बाहरी आवरण, गुणसूत्र का बाहरी आवरण को पेलिकल कहा जाता है। बाबू, गुणसूत्र के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो पेलिकल कहा जाता है। उसके बाद देखिए गुणसूत्र की संख्या, जो 5 के बारे में बताया गया उसी के बारे में जानेंगे हम। मानव शरीर में, गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं बाबू? तो 46। कितने जोड़े? तो 23 जोड़े।
ये 46 कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा, ये कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा। 46 23 जोड़ा, मानव गुणसूत्र में संख्या कितना होती है 46, कितना जोड़ा 23 जोड़ा। लेकिन बाबू इसमें 23 जोड़ा में 2 को अलग रहता है गुणसूत्र, आपको नहीं पता है, हम बता रहे हैं आपको। देखिए 46 गुणसूत्र में 2 गो रहता है, 22 जोड़ा गुणसूत्र रहता है मानव में, मदा में ये पुरुष में 22 जोड़ा गुणसूत्र रहता है, यानी 44। एक जोड़ा गुणसूत्र में आप देखते हैं एक एक्स वाई, एगो एक्स वाई रहेगा, एगो एक्स एक्स, तो एगो एक्स महिला एगो पुरुष का दोनों ये जुट के तब ये 44 में जुड़ जाएगा, तब ये 46 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, तब ये 46 बन जाएगा। ये एक जोड़ा 2 गुणसूत्र ये जुड़ता है 22 जोड़ा में, तब ये 46 बनता है। इसलिए गुणसूत्र की संख्या ड्रोसोफिल में 20 गुणसूत्र होते हैं। ड्रोसोफिल में कितने गुणसूत्र होते हैं, 20 गुणसूत्र। मकई जो हम लोग खाते हैं उस मकई में 20 गुणसूत्र होता है। टमाटर में 24 गुणसूत्र होता है। अम्ल में कोई भी अम्ल हो, जो अम्ल होगा उसमें 48 गुणसूत्र पाया जाता है। तो अब बाबू आप जानते होइएगा, कोई भी पूछेगा कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र, तो 46। टमाटर में कितने गुणसूत्र, तो 24। मकई में कितने गुणसूत्र, तो 20। ड्रोसोफिल में कितने गुणसूत्र, तो 20। अम्ल में कितने गुणसूत्र, तो 48। याद हो जाएगा ना, कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र, तो 46। जोड़ा कितना कहेगा, तो 23। ठीक। गुणसूत्र के प्रकार कितने हैं, तो 3, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। आप सब छात्र छात्राएं इसको उतारिए। अब हमारा एक क्लास और बच गया, बस प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और जंतु में परिवहन कैसे होता है वो चीज़ बताने के बाद आपका 9th क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। और उसके बाद आप क्वेश्चन भर भर के बनाइए, दीर्घ उतरिए, लघु उतरिए, ऑब्जेक्टिव जहाँ से बनाइए। आपको फंसेगा तो सिर्फ सर को याद कीजिएगा, नहीं फंसेगा बनाते रहिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, कहीं नहीं, कोनो किताब का नहीं छूटेगा बाबू। चलिए इसको उतारिए।